एक तरफ जोगिंदर भगत सिंह को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चारा डाल रही थी, तो दूसरी तरफ भगत सिंह जोगिंदर को पटाने की कोशिश में लगा था। लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वे एक दूसरे को पटाने में लगे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम अश्विन कुमार भटनागर की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है होते होते हो गया। मित्रों, भगत सिंह ने देखा जोगिंदर मेज पर सिर रखकर सिसक रही है, बस उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है। जोगिंदर को इस कार्यालय में आए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था। अपनी चपलता के कारण वह काफ़ी लोकप्रिय थी। उसे कभी किसी ने दुखी परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। बस इधर कुछ दिन से वह परेशान थी। जब वह नई नई आई थी तो काम समझने के लिए 3 महीने तक भगत सिंह के अधीन थी। पूरा काम अच्छी तरह समझने के बाद उसकी नियुक्ति लेखा विभाग में कर दी गई थी। भगत सिंह उस पर मेहरबान था और अक्सर वह उसके परिवार के बारे में पूछता रहता था। क्या बात है जोगिंदर? भगत सिंह ने उसके पास आकर आत्मीयता से पूछा। कुछ नहीं सर, बस यूं ही, जोगिंदर ने आंसू पोंछते हुए रुधे स्वर में कहा। कुछ तो है, भगत सिंह ने मेज के कोने पर बैठने का उपक्रम करते हुए कहा। भगत सिंह के बोझ से मेज उलटते उलटते बची तो वह एकदम हट गया। इस पर जोगिंदर को हंसी आ गई। सर, मेज पर मत बैठिए, वरना मेरा सारा काम चौपट हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे चेहरे पर जानी पहचानी हंसी देखना चाहता था। रोती हुई अच्छी नहीं लगती। भगत सिंह हंसकर बोला। धन्यवाद सर, जोगिंदर ने भगत सिंह की आत्मीयता का लाभ उठाते हुए कहा। क्या आप चाय पिलाएंगे? तुम बहुत शैतान हो, भगत सिंह ने हंसते हुए कहा। चाय पीनी ही थी तो रोने का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? मैं वाकई रो रही थी सर, जोगिंदर ने सच सच कहा। ठीक है, मेरे केबिन में आ जाओ। कैंटीन में फ़ोन द्वारा 2 कप चाय का ऑर्डर करके भगत सिंह ने पूछा। हाँ बोलो बालिके, तुम्हें क्या कष्ट है? मानसिक, आर्थिक या शारीरिक? सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जोगिंदर ने शिकायती लहजे में कहा। तुम तो जानती हो, भगत सिंह ने पूरी गंभीरता से कहा। मजाक क्या, मैं तो नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। जोगिंदर जोर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन कार्यालय की मर्यादा और अनुशासन भंग न हो, इस कारण वह धीरे से हंसी। और आप तो सर बस इतना ही कह सकी। हाँ, तो असली मुद्दे पर आओ, नहीं तो मैं चाय का ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। कहता हुआ भगत सिंह टेलीफोन का रिसीवर उठाने को हुआ। सर, मेरी माँ कुछ दिनों से बीमार चल रही है। पता नहीं कैसा बुखार है कि उतरता ही नहीं, जोगिंदर ने धीरे से कहा। दवा तो दे रही हो ना? भगत सिंह ने हमदर्दी जताते हुए पूछा। दवा भी दे रही हूँ और डॉक्टर भी आकर देख जाता है, पर बात यह नहीं है। फिर भगत सिंह ने चौंक कर पूछा। माँ की दवा, देखभाल और उनका खाना बनाने से आने में देर हो जाती है, जोगिंदर ने बताया। तुम्हारा भाई क्या करता है? भगत सिंह ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। सर, वह बोर्ड की परीक्षा दे रहा है, जोगिंदर ने कहा। मैं नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई का हर्ज हो। वह तो ठीक है, लेकिन देर हो जाने से कपिल सर मुझे रोज़ डांटते हैं। आज तो सर उन्होंने चेतावनी के साथ यह नोटिस भी पकड़ा दिया है। कहते हुए जोगिंदर ने उसे एक कागज़ थमा दिया। भगत सिंह ने हैरानी से वह नोटिस पढ़ा, फिर नाराज़गी जताता हुआ बड़बड़ाया। अजीब अहमक है। कौन सर? मैं, जोगिंदर ने पूछा। अरे तुम नहीं, यह कपिल देव, मैं उससे बात करूँगा। कपिल भगत सिंह का सह अधिकारी था और दोनों का पद व वेतन लगभग बराबर था। उससे अच्छा तालमेल भी था। भोजनावकाश में वह उससे मिला। भगत सिंह से अपनी शिकायत सुनकर कपिल हंस पड़ा। यार, माना कि तू उस पर मेहरबान है, लेकिन अनुशासन के मामलों में मैं कोई समझौता नहीं करता।
तू भी तो अपने विभाग में सबको खींच कर रखता है, लेकिन इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। भगत सिंह ने कहा, उसकी मजबूरी भी तो देख, और फिर काम तो अपना पूरा करती है ना। कपिल शरारत से हंसा, लगता है तुझे कुछ कुछ हो गया है। देख यार, मैं कमीना तो जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि काम वाली बाई को परेशान करूँ। दरअसल यह नोटिस मैंने उस पर प्रभाव डालने के लिए अपने हाथ से लिख कर दिया था। फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर वह फाड़ भी दे तो मैं क्या कर लूँगा। यह सुनकर होंठ दबाकर भगत सिंह मुस्कराया। आपसे क्या बात हुई सर? जोगिंदर ने भगत सिंह से केबिन से भोजनावकाश के बाद बाहर आने पर पूछा। कुछ नहीं, वह नहीं मानता, भगत सिंह ने गंभीरता से कहा। कहाँ है वह नोटिस? पर्स से निकालकर जोगिंदर ने नोटिस थमाया तो भगत सिंह ने मन ही मन सोचा, कितना अहमक है कपिल, कहीं कोई ऑफिशियल नोटिस हाथ से लिख कर दिया जाता है। नोटिस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए भगत सिंह बोला, तुम जाकर अपना काम करो, चिंता मत करो, समझो नोटिस नहीं मिला। जोगिंदर डर गई कि कहीं दोनों में बहस और लड़ाई तो नहीं हो गई। शायद इसीलिए गुस्से में उसने नोटिस फाड़ दिया। अब वह क्या करे? सर, जोगिंदर ने सहम कर पूछा, क्या आप भी नाराज हो गए या कपिल सर से झगड़ा हो गया? मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। कहा ना, तुम जाकर अपना काम करो। भगत सिंह ने गंभीरता से कहा, जरा समय से आने की कोशिश किया करो, आखिर दफ्तर दफ्तर होता है। जोगिंदर चुप हो गई। अगले 2 दिन भी वह ऑफिस देर से आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर सब कुछ ठीक हो गया और जोगिंदर ने राहत की सांस ली। जोगिंदर के लिए यह नौकरी करना बहुत जरूरी था। पिता गुजर चुके थे, घर में माँ, भाई सब उसकी जिम्मेदारी बन गए थे। मुस्कुराती हुई जोगिंदर भगत सिंह के पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में स्टील का छोटा सा एक डब्बा था। सर, आप बहुत अच्छे हैं। जोगिंदर के होठों से मुस्कुराहट टपक रही थी। सो तो हूँ, भगत सिंह ने कंधे उचका कर कहा। इसमें नई बात क्या है? क्या यही कहना था? नहीं सर, जोगिंदर मन ही मन मुस्कुराती हुई बोली, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल उन्होंने कढ़ी बनाई थी, मुझसे कहा कि अपने सर के लिए ले जा। आपको कढ़ी अच्छी लगती है ना? इस दुनिया में कौन बेवकूफ़ है जिसे कढ़ी अच्छी नहीं लगती? भगत सिंह की आंखों में शरारतपूर्ण चमक थी। खाएंगे ना? जोगिंदर ने डब्बा मेज पर रखते हुए कहा। जरूर खाऊंगा, आखिरकार तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से जो भेजी है। भगत सिंह ने कहा, लेकिन अभी नहीं, लंच के समय तुम भी आ जाना। जोगिंदर की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज पहली बार वह लंच बॉक्स खोलकर भगत सिंह के सामने बैठी थी। कितनी चहक रही थी वह। सर, आपका टिफिन? जोगिंदर ने पूछा। आता होगा, भगत सिंह ने कहा। तभी कैंटीन का लड़का उसका खाना लेकर आ गया। मेज पर रखी फाइलें खिसकाकर उसने अखबार बिछा दिया और खाना निकालकर प्लेट में सजा दिया। जोगिंदर ने आश्चर्य से देखा, मगर कुछ बोली नहीं। सोचा, शायद उसकी वजह से भगत सिंह ने खास तौर से यह खाना मंगवाया होगा। कढ़ी चखते हुए भगत सिंह चहकता हुआ बोला, सच बहुत अच्छी है। अपनी माँ को धन्यवाद देना। सर, जोगिंदर ने खुश होकर कहा, खाना तो आपकी वाइफ भी अच्छा बनाती होंगी। नहीं, अच्छा खाना नहीं बनाना उसकी आदत थी, भगत सिंह ने फीकी मुस्कान से बताया। वैसे 4 साल हो गए वह चली गई। मुझे खेद है सर, जोगिंदर ने दुखी स्वर में कहा। क्या हो गया था सर? कुछ नहीं, जहाँ है ठीक है, भगत सिंह ने खिन्न मुस्कान से कहा। उसे इश्क हो गया था। एक दिन घर छोड़कर चली गई, लौट कर नहीं आई। अब तो तलाक हो चुका है। माफ़ करना, मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए था। मेरा व्यक्तिगत मामला है। सर, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि कोई आपसे ज़्यादा देर तक कैसे नाराज़ रह सकता है? जोगिंदर ने प्लेटें समेटते हुए कहा।
अच्छा इंसान ही तो मूर्ख होता है, भगत सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। किस लिए सर? जोगिंदर के स्वर में आश्चर्य था। यही कि मैं अच्छा इंसान हूँ। भगत सिंह हंस पड़ा। जोगिंदर भी हंस पड़ी। बातों बातों में उसे यह भी पता चल गया कि भगत सिंह के माता पिता छोटे भाई के परिवार के साथ रहते हैं। भाई डॉक्टर है, वह उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। भगत सिंह के बार बार मना करने पर भी जोगिंदर रोजाना घर से कुछ न कुछ ले आती थी। एक दिन उसने धनिये की चटनी के साथ चीले निकालकर भगत सिंह के प्लेट में रख दिए। भगत सिंह को बहुत अच्छे लगे। माँ अक्सर बनाती थी। भगत सिंह ने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने बनाए हैं, तुम कुछ नहीं बनाती? नहीं सर, जोगिंदर तपाक से बोली, मैं भी बनाती हूँ। माँ रोज कुछ न कुछ सिखाती रहती है। कहती है अच्छा खाना परिवार को जोड़े रहता है। मैं भी जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सर, कल से आप कैंटीन का खाना बंद कर दीजिए। क्यों? भगत सिंह ने आश्चर्य से पूछा। माँ ने कहा है कि जहाँ 3 का खाना बनता है वहाँ चौथे का अपने आप निकल आता है। जोगिंदर बोली, कल से मैं आपका खाना भी ले आया करूँगी। भगत सिंह कुछ सोचता हुआ बोला, एक शर्त है। क्या? जोगिंदर को आश्चर्य हुआ। तुम्हें खाने के पैसे लेने होंगे। सर, मैं घर चलाती हूँ, होटल नहीं। जोगिंदर आहत होकर बोली, माँ को सुनकर बहुत बुरा लगेगा। तब तो तुम्हारी माँ से मिलना पड़ेगा। सच सर? जोगिंदर खुशी से लगभग उछल पड़ी। कब आएंगे सर? अगले शनिवार को शाम 7 बजे। ठीक रहेगा? भगत सिंह ने कैलेंडर पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। जोगिंदर के घर पहुंचने पर भगत सिंह का आशा से अधिक स्वागत हुआ। विशेष व्यंजन बनाए गए थे। जोगिंदर का भाई सिद्धार्थ आगे पीछे घूम रहा था। जब उसने बताया कि वह इंजीनियर बनना चाहता है तो भगत सिंह ने उसका उत्साह बढ़ाया। घर का माहौल व परिवेश अच्छा लगा। माँ की उम्र अधिक नहीं लग रही थी, 45 के आसपास होगी। व्यवहार से सुशील और सुसंस्कृत लग रही थीं। पति के गुजरने के बाद नौकरी भी करती थीं। जब से जोगिंदर की नौकरी लगी उन्होंने काम छोड़ दिया था। भगत सिंह को कॉफ़ी का प्याला पकड़ाते हुए माँ बोली, हमारी जोगन आपकी बहुत तारीफ करती है। आपकी मदद मिलती रहेगी तो शायद जल्दी तरक्की पालेगी। बिना मेरी मदद के ही वह तरक्की पालेगी। बहुत होशियार है। भगत सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, वह आपकी बहुत तारीफ करती है। आखिर बेटी है ना, माँ की बुराई तो कर ही नहीं सकती। काफ़ी देर तक भगत सिंह बतियाता रहा। फिर दोबारा आने का वादा करके माँ को धन्यवाद देकर चला आया। काफ़ी रात तक उसे नींद नहीं आई। जोगिंदर के घर पर हुई सारी बातें उसके दिमाग में चक्रवात की तरह घूम रही थी। अब जोगिंदर रोजाना उसके लिए लंच ले आती। कभी कभी वह जोगिंदर के घर भी चला जाता था। जब भी जाता था सबके लिए कीमती तोहफे ले जाता था। एक दिन भगत सिंह ने जोगिंदर से पूछा, तुम्हें चाइनीज पसंद है? सर, चाइनीज का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। जोगिंदर चहकी, लेकिन क्या करूं, जा नहीं पाती। आप तो समझते हैं। तो ऐसा करते हैं, तुम्हारी यह शिकायत दूर कर देते हैं। कल मैं तुम्हें ब्लू हेवन ले चलूँगा। दफ्तर से सीधा वहीं जाएंगे। माँ को बोल आना कि आने में देर हो जाएगी। जोगिंदर चहक कर बोली, ठीक है सर। वे दोनों वातानुकूलित रेस्तरां में बैठे थे। खाना का आर्डर हो चुका था। इस समय सूप चल रहा था। अच्छा लगा? भगत सिंह ने पूछा। बहुत अच्छा, जोगिंदर चहकी। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? कभी कभी। दरअसल यहाँ आने के लिए किसी का साथ होना चाहिए। भगत सिंह ने अचानक कहा, सुनो, तुम मुझसे शादी करोगी? जोगिंदर को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सर, आप मजाक कर रहे हैं? जोगिंदर बोली। वह सोच रही थी कि यह बात कहने में उसने इतनी देर क्यों लगा दी। क्या ऐसा लगता है तुम्हें
भगत सिंह ने गंभीरता से कहा। नहीं, जोगिंदर ने कहा, आप काफ़ी संजीदा लग रहे हैं सर। आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। सो तो हूँ, शायद 12 या 15 साल, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल भी न रख सकूँ। जोगिंदर हंस पड़ी। सर, आप बहुत मजाक करते हैं। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। भगत सिंह बोला। सर, माँ से पूछना पड़ेगा। जोगिंदर ने नूडल्स में ग्रेवी डालते हुए कहा। क्या तुम हर काम माँ से पूछ कर करती हो? भगत सिंह ने मुस्कुराकर व्यंग कसा। कभी कभी अपने मन की बात भी तो किया करो। कभी कभी मनमानी ही कर लेती हूँ। जोगिंदर बोली। लेकिन यह बात कुछ और है। सो तो है, लेकिन मुझे तुम्हारा अपना जवाब चाहिए। भगत सिंह ने इसरार किया। माँ से बाद में पूछती रहना। सर, आप मुझे बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। जोगिंदर उलझन में पड़ गई। हाँ या ना? भगत सिंह ने पूछा। अगर ना कहूँ तो? जोगिंदर ने आंखें मटकाई। कोई बात नहीं। भगत सिंह शरारती अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। मैं तुम्हारी माँ से शादी कर लूँगा। क्या सर, आप बड़े शरारती हैं। जोगिंदर हंस पड़ी। उम्र में आपसे कितनी बड़ी हैं? अरे, जितना फर्क मेरी और तुम्हारी उम्र में है, उतना ही तुम्हारी माँ और मेरी उम्र में होगा। भगत सिंह ने धीमी हंसी से कहा। शादी ब्याह में यह सब नहीं देखा जाता। तो सर, हाँ कह देती हूँ। जोगिंदर के होठों पर शर्मीली मुस्कान थी। आप जानते हैं ना, एक लड़की के लिए हाँ या ना कहना कितना मुश्किल होता है। जानता हूँ, लेकिन मुझे यही जवाब सुनना था। भगत सिंह ने खुश होकर कहा। अब बताओ, मिठाई खाओगी या आइसक्रीम? दोनों सर। जोगिंदर ने हंसी बिखेरते हुए कहा। आपकी उदारता का फायदा आज तो उठा ही लूँ। दोनों की शादी हो गई। सुहाग सेज पर बैठी औपचारिक घूंघट डाले जोगिंदर कमरे में भगत सिंह के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही थी। सोच रही थी कि माँ के बताए नुस्खे की बदौलत वह आज इस मुकाम पर पहुँची है। कब से चारा डाल रही थी। भगत सिंह ने अपने दोस्तों को विदा कर दिया था और अब दरवाज़ा खोलकर कमरे में जाने वाला था। उसे यह सोचकर संतोष था कि उसकी मनोकामना पूरी हुई। जिस दिन से उसने जोगिंदर को देखा था, उसी दिन से वह उसे अपनी दुल्हन के रूप में पाने की ठान चुका था।